अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉपर और आज का टॉपिक है सेइंग एंड इम्प्लाइंग। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बताती चलूँ कि मेरे नोट्स और मेरी वीडियो में जो भी आपको बात पता लगेगी वो ली गई है कैम्ब्रिज की बुक लैंग्वेज एंड जेंडर से, लैंग्वेज एंड जेंडर के चैप्टर नंबर 6 से। तो इंग्लिश के कोर्सेज में ज़्यादातर ये ऑफ़र होता है लैंग्वेज एंड जेंडर के नाम से, और इसके लिए जो बुक कैम्ब्रिज की तरफ से है उसका नाम है लैंग्वेज एंड जेंडर, और उस बुक का चैप्टर नंबर 6 है सेइंग एंड इम्प्लाइंग। So today we are going to talk about saying and implying. So first of all let's talk about the topic कि इसका क्या मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा, तो saying means to utter something with the help of words and sentences. सेइंग का मतलब है कि हम लोग प्रॉपरली वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को यूज़ करके कुछ बताते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज सेइंग। बट इम्प्लाइंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सेइंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस आता है, वो ये है कि इम्प्लाइंग मीन्स टू कम्युनिकेट विदाउट सेइंग डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट वर्ड्स या डायरेक्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल किए बगैर अगर हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहें तो उसे हम कहते हैं इम्प्लाइंग। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि इट्स टू कोल्ड, ठीक है, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, अगर कोई कह रहा है ना तो वो सेइंग है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर यूजेज ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस कर रहा है बताने के लिए। लेकिन इस सेइंग के पीछे इम्प्लाई, यानी कि जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो हम लिसनर को क्या समझाना चाहते हैं, हमारा असल मकसद समझाने का अगर ये है कि क्लोज द विंडो, तो ये हो गया इम्प्लाई। ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी को ये बताना चाह रहे हो कि बाहर सर्दी है, तो हमने से अगर करना हो, हमने सेइंग अगर हमने करनी हो तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। लेकिन अगर हम कुछ बोले बगैर चुपचाप जाके खिड़की बंद करते हैं तो भी उस बंदे को जो हमारे साथ बैठा हुआ है उसको समझ आ जाएगा कि बाहर सर्दी है। तो इनडायरेक्टली जब हम कोई बात कम्युनिकेट करते हैं तो दैट मीन्स इम्प्लाइंग, और डायरेक्टली वर्ड्स और सेंटेंसेस के यूजेज के जरिए हम कोई बात बताना चाहें तो दैट मीन्स सेइंग। ओके, What people communicate is they engage with one another. इस चैप्टर में हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि जब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या इंगेज होते हैं तो what people communicate, ठीक है, वो क्या कम्युनिकेट करते हैं, क्या चीज़ बताना चाहते हैं अपने लिसनर्स को। अंडरस्टैंडिंग स्पेशली कनेक्टेड टू जेंडर डायरेक्टली, और ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स जो कि जेंडर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेइंग या इम्प्लाइंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जेंडर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो बुक में एक केस स्टडी गिवन है ताकि इस बात को, इस टॉपिक को ज़्यादा क्लियर किया जाए। कैम्ब्रिज की बुक में अगर आप देखना चाहें तो जाके चैप्टर नंबर 6 में देख सकते हैं कि केस स्टडी, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जिस पे केस स्टडी किया गया था उसके बारे में डिस्कस किया गया है यूएस में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना जो है ना लाजमी है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि अनीता हिल और क्लैरेंस थॉमस, ठीक है, ये दोनों एक ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो फिर हुआ ये कि ब्लैक अमेरिकन, ये दोनों ही ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन्स थे, और फिर अनीता एक्यूज थॉमस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड इट वाज इन 1991 दैट शी वाज कॉन्टैक्टेड बाय सेनेट जुडिशरी कमेटी। यानी कि इसने जो है ना ये इस बात को एक्यूज़ किया था कि इसका जो फेलो है थॉमस, वो जो है ना इसको हैरेस करता है। तो इस बात को लेके जो है ना सेनेट में इनको, इस लेडी को, इस अनीता हिल को कॉन्टैक्ट किया गया था 1991 में जुडिशरी कमेटी ने। तो इस सिचुएशन को जो है ना रिसर्चर्स ने स्टडी किया है ताकि वो लोग ये देख सकें कि इम्प्लाई या फिर सेइंग एंड इम्प्लाइंग का जो है ना इस चीज़ के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जब सिचुएशन होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो वहाँ पे से करने और इम्प्लाई करने का क्या इफेक्ट होता है, इसको स्टडी करने के लिए जो है ना इस सिचुएशन को ले लिया गया था। ठीक है, अच्छा, तो इसी टाइम पे जो है ना टेलीविज़न पे, मीडिया पे ये बात ज़्यादा फैलाई गई थी कि इस तरह का सिचुएशन है। और उसी टाइम पे क्या हुआ था कि पीपल वॉर बटन्स आई बिलीव अनीता हिल। तो वहाँ पे जो ना बहुत सारे लोगों को बटन्स पहनाए गए थे इस तरह के, वो सर्कल बटन्स थे और इनका जो है ना कलर पिंक था, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखा गया था आई बिलीव अनीता हिल। ठीक है, पिंक बटन्स, आई डोंट नो व्हाई पिंक को हमेशा विमेन से या फीमेल से एसोसिएट करते हैं। ये भी जो है ना एक जेंडर एसोसिएशन है, तो अगर यहाँ पे फीमेल को इन्होंने सपोर्ट करना था तो इन्होंने बटन भी जो है ना पिंक कलर का ही रखा था। इस पिंक बटन पे एक एक्सप्लिसिट मैसेज था। ठीक है, एक्सप्लिसिट मैसेज का मतलब है ऐसा मैसेज जो एक्सप्लिसिट हो, एक्सप्रेसिवली, ज़ाहिरी तौर पे जो है ना हम चाह रहे हैं कि कोई बात, कोई मैसेज डिलीवर करें खुले तौर पे। ठीक है, प्रॉपर वर्ड्स के ज़रिए, प्रॉपर सेंटेंसेस के ज़रिए, तो हम उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट मैसेज। तो इस बटन पे भी आई बिलीव अनीता हिल जो था, इस पर जो है ना एक्सप्लिसिट मैसेज था, यानी कि वो लोग एक्सप्लिसिटली, ज़ाहिरी तौर पे ये बताना चाह रहे थे कि वो अनीता हिल पे बिलीव करते हैं और उनका सपोर्ट जो है वो अनीता हिल के साथ है। ठीक हो गया।
जब कोई बंदा इसको देखेगा, फिर जो है ना इस बात को टेलीविज़न वगैरह पे फैलाई भी ज़्यादा गई थी, तो वो जो है ना इनके दरमियान एसोसिएशन पैदा करेगी कि अच्छा ये जो जिसने बटन पहना हुआ है ये अनीता हिल को जो है ना सपोर्ट कर रही है, या फिर ये उस पर बिलीव करती है या करता है। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर जो है ना एक इम्प्लिसिट सजेशन भी है। इम्प्लिसिट मीन जो बिल्कुल जाहिर ना हो, लेकिन काइंड ऑफ हिडन सजेशन भी था इस पर, कि जो देख रहे थे जिन्होंने बटन नहीं पहना हुआ था उनके लिए एक हिडन सजेशन ये था कि वो भी जो है ना या अनीता हिल को या थॉमस में से जिसको भी अगर वो सपोर्ट करना चाहें तो वो भी जो है ना एक्सप्लिसिटली अपना आइडिया इस तरह से शेयर करे। तो ये उनके लिए एक इम्प्लिसिट सजेशन था। ठीक हो गया। और फिर उसी टाइम पे कुछ लोगों को बटन्स इस तरह से पहनाए गए थे कि उन पे जो है ना आई बिलीव अनीता हिल की जगह लिखा गया था वी बिलीव हर। ठीक है। आई को चेंज किया गया था वी से और अनीता हिल की जगह पे सिर्फ हर लगाया गया था। तो यहाँ पे भी जो है ना एक एक्सप्लिसिट मैसेज है। ठीक है। मैसेज तो दोनों का सेम है, क्योंकि जब बंदा पहले आई बिलीव अनीता हिल वाले बटन को देखेगा, फिर जो है ना वी बिलीव हर के बटन को देखेगा, तो उसको ये चीज़ तो समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हर से मुराद अनीता हिल ही है, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन इस तरह का था कि इस बात पे जो है ना ज़्यादा फोकस हो रहा था। ठीक है। ये काइंड ऑफ वायरल था सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न वगैरह पे, तो उनको ये बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे हर से मुराद अनीता हिल ही है। लेकिन ये हुआ जो डिफरेंस यहाँ पे पैदा हुई वो इस वी की वजह से भी। ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन आई यूज़ हुआ है और यहाँ पे प्रोनाउन वी यूज़ हुआ है। तो इस प्रोनाउन की वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई थी। वो चेंजेस किस तरह से कि अगर कोई आई बिलीव अनीता हिल वाले बटन को देखे, उसके ऊपर वाले स्टेटमेंट को रीड करे, तो वो समझेगा कि अच्छा जिसने बटन पहना हुआ है वो अनीता हिल को बिलीव करता है या करती है। लेकिन वी बिलीव हर वाले को जब वो देखेगा तो इट्स वहाँ पे एक सेंस इस तरह का आता है कि हम सब, यहाँ पे वी आ गया है तो जो पढ़ने वाला है वो भी उसमें शामिल होता है कि हम सब अनीता हिल को बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे जो वी है उसने चेंजेस पैदा की, लेकिन हर से तो सब ने मुराद अनीता हिल को ही लिया। लेकिन जो चीज़ डिफरेंट थी, जिस चीज़ ने मैटर किया, वो ये प्रोनाउन था वी। ठीक है। तो इस बटन वेयरिंग सिचुएशन का जनरल कॉन्सेप्ट, यानी कि एक जनरल कॉन्सेप्ट जिन्होंने बटन पहना हुआ था वो ये देना चाह रहे थे पब्लिक को कि when a woman accuses a man of harassment and he denies the charge, we believe her rather than implied him। तो वो एक जनरल कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहे थे कि जब कोई वुमेन एक्यूज़ करे हैरेसमेंट को और वो जो मैन है वो इस बात को डिनाई करे, ठीक है, वो नहीं माने, तो उस टाइम पे जो है ना वी बिलीव हर, तो वहाँ पे जो भी फीमेल होगी उसको हम बिलीव करेंगे। तो ये जो है ना एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो इस बटन वेयरिंग की वजह से दिया गया था यूएस में 1991 में। ठीक हो गया। ब्रॉट इशू इनटू पब्लिक आई, तो इससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि उस हर को यानी कि अनीता हिल को सपोर्ट मिला, बल्कि ये भी हुआ कि वो जो इशू था वो पब्लिक आई में आ गया। ठीक है। यानी कि वो इशू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस इशू के बारे में पता लगने लग गया विद सपोर्ट ऑफ पब्लिक व्यू बिकॉज ऑफ इम्प्लाइंग। तो यहाँ पे जो है ना इम्प्लाइंग का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने बटन जो पहना था उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वो अनीता हिल को बिलीव करते हैं, लेकिन जो बटन को देखने वाले थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया उन्होंने ये इम्प्लाई किया कि सिर्फ अनीता हिल को नहीं, बल्कि जहाँ भी हैरेसमेंट की बात है वहाँ पे हमें वुमेन को बिलीव करना चाहिए और फिर इस तरह के सिचुएशंस को जो है ना सामने लाना चाहिए। क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट टाइम था कि इतना बड़ा इशू जो है वो सामने आया था, वरना इससे पहले होता था कि इस तरह के इश्यूज़ जो है वो लोग अपने ही अंदर अपने ही दरमियान रखते थे और उसको ज़्यादा जो है ना पब्लिक या फिर सोशल मीडिया पे टेलीवाइज वगैरह नहीं करते थे। तो ये चीज़ जो है ना उन्होंने इम्प्लाई की। तो यहाँ पे इम्प्लाई का बहुत बड़ा रोल था इस सिचुएशन में, इसलिए इसको जो है ना सबसे पहले चैप्टर के केस स्टडी के तौर पे लिया गया है, ताकि ये बात हमें समझाई जा सके कि इम्प्लाई और से करने का जो है ना कितना बड़ा रोल होता है। नॉट ओनली सिर्फ दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें, बल्कि पब्लिक और इवन इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस में भी इम्प्लाई और से का बहुत बड़ा रोल होता है। एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग इन कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस से तो यही मुराद हो गया कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग, उसके अंदर जो है ना मीनिंग के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिकली कन्वेड कंटेंट। ठीक है। 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि व्हाट इज़ इनकोडेड। ठीक है। यहाँ पे इनकोडिंग की बात आ गई, व्हाट इज़ सेड सेइंग की बात आ गई, और व्हाट इज़ इम्प्लाइड यानी कि क्या बताना चाह रहे हैं, उसकी हिडन मीनिंग उस सेंटेंस के अंदर या उस कम्युनिकेशन के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, इनकोड जब हम करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन मीनिंग। ठीक है। जब हम कोई कुछ बोलते हैं ना तो उसके अंदर जो मीनिंग छुपी हुई होती है, जो लिंग्विस्टिक मीनिंग, वो जो है ना इनकोडिंग में आ जाती है। लेकिन उस मीनिंग को हम किस तरह से शेप दे के सेंटेंस के तौर पे सेंटेंस के फॉर्म में बोलते हैं, वो हो गया सेइंग। और फिर उस जो हमने बोला है, जो हमने सेंटेंस अटर किया है, उससे हम क्या बताना चाहते हैं,
लिसनर को क्या समझाना चाहते हैं उसको कहते हैं व्हाट इज़ इम्प्लाइड, ठीक है। जो हम इम्प्लाई करते हैं वो इम्प्लिसिट होता है, ठीक है, वो यानी कि जाहिर नहीं होता है बल्कि हमारे वर्ड्स के, हमारे सेंटेंसेस के अंदर हिडन होता है, इसलिए जो इम्प्लाई हम करते हैं वो होता है इम्प्लिसिट। और फिर इसी तरह जो है ना इनकोड करना या बोलना या इम्प्लाई करना जो है वो स्पीकर का काम होता है, और लिसनर का काम होता है कि जब अच्छा स्पीकर ने सबसे पहले किया कि जहन में उसकी इनकोडिंग हुई, फिर उसने बोला और उसकी कोई जो है ना उसका जो सेंटेंस है उसके अंदर कोई मीनिंग है, ये स्पीकर ने तो बोल दिया, लेकिन फिर जब लिसनर उस सेंटेंस को सुनता है तो लिसनर क्या करता है, सबसे पहले डी कोड करता है, ठीक है, उनके वर्ड्स की मीनिंग्स निकाल के इस तरह से उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, और फिर उससे जो है ना ड्रॉ इन्फेरेंसेस, ठीक है, इन्फेरेंसेस ड्रॉ करता है, यानी कि लिसनर जो है वो इस इम्प्लाई को इन्फर करता है, यानी कि स्पीकर ने जो बताना चाहा था वो तो हो गया इम्प्लाई, लेकिन लिसनर जो समझता है वो हो गया इन्फर, ठीक है, उसको कहते हैं इन्फरेंसेस। व्हाट इज़ इम्प्लाइड बिकम्स अ पार्ट ऑफ व्हाट इज़ सेड, ठीक है, यानी कि जो हम इम्प्लाई करना चाहते हैं वो जो हम कहना चाह रहे हैं उसका पार्ट बनता है, लेकिन नॉट नेसेसरली, ज़्यादातर होता है इस तरह के हम वही बोलते हैं जो हम बताना चाहते हैं या फिर जो हम मीन करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हम बताना कुछ और चाह रहे होते हैं लेकिन हमारी वर्डिंग या फिर हमारे सेंटेंस कुछ इस तरह का होता है कि वो सुनने वाले को वो डिफरेंट लगता है। तो ये जो है ना चीज़ आपको आगे समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस बात की दे दी कि इम्प्लाई और इन्फो में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है इनकोडेड मीनिंग की, कि इनकोडेड मीनिंग जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर हम इनकोडिंग करते हैं किसी मीनिंग की, ठीक है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम क्या मीन करना चाह रहे हैं उसको जो है ना हम वर्ड्स की फॉर्म में इनकोड करते हैं। तो इनकोड का मतलब है व्हाट लैंग्वेज सिस्टम डिटरमिन्स, ठीक है, रेफरेंशियल मीनिंग, ये रेफरेंशियल मीनिंग है कि अगर कोई वर्ड है तो वो क्या मीनिंग को रेफ़र करता है, ठीक है, उसकी मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेडी है और वेमेन है, ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशनल मीनिंग सेम है, यानी कि अगर हम डिक्शनरी वगैरह में देखें तो इनकी मीनिंग सेम है, लेकिन इनका जो है ना एक्सप्रेसिव मीनिंग जो है या फिर इनके अंदर हम जो बात इनकोड करते हैं वो डिफरेंट है। ज़्यादातर लेडी जो है उसमें जो है ना जब हम बोले ना लेडी किसी को तो वो इस तरह का इन्फर करता है कि मतलब यंग है, ठीक है, काइंड ऑफ फैशनेबल है, इस तरह से। लेकिन जब हम वुमेन बोलते हैं तो हो सकता है कि हमारा लिसनर ये समझे कि वो यंग नहीं है, काइंड ऑफ ओल्ड है, ज़्यादा फैशनेबल नहीं है, और टिपिकल सा जो है ना उसके माइंड में इमेज बनता है। तो मीनिंग इनकी सेम है, लेकिन जो सुनने वाला है वो इनको क्या करता है, डिफरेंट तरह से समझता है, डिफरेंट तरह से इन्फर करता है। तो इसका मतलब हो गया कि दे हैव सेम इंफॉर्मेशनल मीनिंग बट डिफरेंट एक्सप्रेसिव मीनिंग। अच्छा, फिर है कि टेक्स्ट हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट का जो है ना क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ये तो हमने बोलने की बात की कि जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे इम्प्लाई इन्फर होता है, लेकिन जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो है ना एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट से मुराद है कि जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं बहुत सारे सेंटेंसेज है, ठीक है, तो पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड होगा, दूसरा सेंटेंस तीसरे सेंटेंस से कनेक्टेड होगा, तो उस तरह से उनके दरमियान जो कनेक्टेडनेस और कोहेरेंस होती है वो जो है ना हमें समझने में आसानी पैदा करती है, ठीक है, जो लिखा गया है उसको अच्छी तरह से समझने में आसानी पैदा करती है। और फिर किसी 20 ईयर्स बॉय ने जो है ना एक लेटर लिखा था, उसमें उसने कहा था कि हैरी पॉटर को जो लोग सिर्फ मूवी की फॉर्म में देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिस कर जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब हैरी पॉटर की बुक्स को पढ़ें तो उसमें ज़्यादा कुछ समझ आ जाता है क्योंकि टेक्स्ट के अंदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, लेकिन हम सिर्फ मूवी देखते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा जो है ना ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती हैं या फिर बहुत कुछ हम मिस कर जाते हैं, ये कहा था। तो ये जो है ना टेक्स्ट और कम्युनिकेशन में फ़र्क होता है कि टेक्स्ट क्यूमुलेटिव है, जबकि कम्युनिकेशन के अंदर जो है ना इम्प्लाई और इन्फर में हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस आ जाएँ। तो फिर लैंग्वेज यूज्ड मैटर फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो मैटर करता है, डेफिनेटली वो मैटर तो करता है। लेकिन फिर एक एग्जांपल इस तरह से दी जाती है कि इनकोड से और डिकोड का की एग्जांपल इस तरह से दी जाती है कि क्रिस हैड थॉट ही वांट्स टू शेयर विद किम, क्रिस फाइंड्स वर्ड्स एंड वेज टू कंबाइन देम, made sentence that encodes the thought. After he utters, Kim draws on knowledge and decodes the thought. It makes Chris' thought accessible to Kim. They share linguistic codes, ठीक है। एक एग्जाम्पल इस तरह से दी जाती है कि there are two persons, ठीक है, एक क्रिस है एक किम है। क्रिस के माइंड में एक आइडिया आ गया और वो उस आइडिया को जो है ना किम को बताना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले क्रिस क्या करेगा कि वो ऐसे वर्ड्स को फाइंड करेगा
कि जो है ना उसके थॉट को इनकोड कर सके। ऐसे वर्ड्स को वो फाइंड करेगा, फिर उन वर्ड्स को मिलाएगा, मिला के सेंटेंस बनाएगा। उस सेंटेंस के अंदर जो है ना वो उस थॉट की इनकोडिंग होगी, यानी कि वो थॉट जो डिलीवर करना चाह रहा है वो उस सेंटेंस के अंदर होगा। फिर वो सेंटेंस को जब अटर करेगा तो किम उसको सुनेगा। सुनने के बाद वो क्या करेगा, उस सेंटेंस के अंदर नॉलेज को ड्रॉ करेगा, ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर वो जो है ना उस सेंटेंस को डिकोड करेगा। उस डिकोडिंग के ज़रिए उसको पता लगेगा कि क्रिस का आइडिया क्या था, क्रिस का क्या थॉट था जो वो किम को बताना चाह रहा था। तो इस तरह डिकोडिंग के ज़रिए जो है ना वो क्रिस के थॉट को समझता है। इट मेक्स क्रिस थॉट एक्सेसिबल टू किम, दे शेयर लिंग्विस्टिक कोड्स। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन पॉसिबल इसलिए हो गई क्योंकि दे शेयर लिंग्विस्टिक कोड्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक कोड्स यानी कि वर्ड, सेंटेंसेस, वर्ड अरेंजमेंट, ये सारे लिंग्विस्टिक कोड्स हो गए। उनके दरमियान लिंग्विस्टिक्स कोड्स की शेयरिंग थी, तो फिर ये हुआ कि क्रिस का आइडिया किम को एक्सेसिबल हो गया। स्पीकर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसीडर ऑडियंस एंड इनकोड, यानी कि जब स्पीकर्स बोलने वाले होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑडियंस को जो है ना कंसीडर करे और फिर इनकोड करे, ठीक है। अगर हम जो है ना एडल्ट से बात कर रहे हों और हमें ये पता है कि उनको अगर हम वोकेबलरी डिफ़िकल्ट यूज़ करें या फिर हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो तो भी उनको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर हम जो है ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चों को समझा रहे हैं तो उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो मेंटल लेवल है उसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए इनकोडिंग करते हुए। तो बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हो, बात कर रहे हो, तो उनके लिए इनकोडिंग ईजी रखनी चाहिए। और जब हम एडल्ट से या फिर फेलो से बात करें तो उनके लिए इनकोडिंग ईजी रखना या फिर लो लेवल का रखना इतना लाजमी नहीं होता है। तो ये जो है ना इनकोडिंग का इफ़ेक्ट होता है कि जब स्पीकर जो है ना वो लिसनर को मद्देनज़र रखते हुए इनकोडिंग करता है तो वो लिसनर्स को उसके बाद जल्दी और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। इनकोडिंग एज्यूम्स डिकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग एज्यूम्स डिकोडिंग यानी कि फिर हम जिस आइडिया को इनकोड करते हैं, जिस थॉट को इनकोड करते हैं, उसी से जो है ना जाके डिकोडिंग होती है। तो इनकोडिंग एज्यूम्स डिकोडिंग। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कम्युनिकेशन में, वो है सेइंग या फिर इंटरप्रेटिंग, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है ये अब हम इस बारे में अब हम बात करते हैं कि ओनली इनकोडिंग इज़ नॉट इनफ, ठीक है। जब हम कोई अपना आइडिया या थॉट डिलीवर करना चाह रहे हों तो सिर्फ इनकोड करना ही एनफ नहीं होता है, ठीक है। जबकि हमें उससे जो है ना बोलना पड़ता है, यानी कि इंटरप्रेट करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हाउ टू इंटरप्रेट फॉर्म्स फॉर विच कोड सीम्स टू अलाउ मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है। हमें फिर क्या करना होता है कि हमने जो थॉट इनकोड किया है उसको इंटरप्रेट करने वाले फॉर्म्स कौन कौन से हैं उसको फिर हमें ढूंढना पड़ता है ताकि हम प्रॉपर सेंटेंस वगैरह बना सकें। डिपेंड्स ऑन सिचुएटेड एक्ट ऑफ सेइंग या प्रोड्यूसिंग टेक्स्ट, ठीक है। यह इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस जगह बात कर रहे हैं या फिर वो कौन सा सिचुएशन है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, हम कुछ से कर रहे हैं या हम टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने की या फिर लिखने की बात है। तो सेइंग और इंटरप्रेटिंग जो है वो क्या करते हैं कि सेइंग मतलब बोलना, इंटरप्रेटिंग मतलब समझना। जब हम बोलते हैं ना, हम स्पीकर जो है वो सेइंग करता है और जो लिसनर है वो इंटरप्रेटिंग करता है। इंटरप्रेट करना मतलब समझना। तो सेइंग मतलब स्पीकर बोलेगा, इंटरप्रेटिंग मतलब लिसनर जो है ना उस चीज़ को समझेगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड इम्प्लाइंग। सेयर इंटरप्रेटर में हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि शेयर जो है वो कुछ और कहना चाहता हो लेकिन जो लिसनर है वो कुछ और इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको वो नहीं समझ आती है जो स्पीकर ने बोला है बल्कि उसको कुछ और समझ आ जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजीज़ वगैरह डिफरेंट है, इसलिए उनके दरमियान ये चीज़ डिफरेंट आती है। इफ़ दे आर नॉट एकोमोडेटेड देयर कैन बी मिसमैच ऑफ सेइंग एंड इंटरप्रेटिंग, ठीक है। अगर स्पीकर और लिसनर के पर्सपेक्टिव्स या आइडियाज़ के अंदर ज़्यादा क्लेश है, ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर वहाँ पे जो है ना कम्युनिकेशन के अंदर मिसमैच आ जाती है, यानी कि बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं अबाउट इम्प्लाइंग और इन्फेरिंग। इम्प्लाई का मतलब है टू कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स बोले बगैर हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहें तो वो हो गया इम्प्लाई। और इन्फर का मतलब है टू फॉर्म एन आइडिया फ्रॉम व्हाट समवन इम्प्लाइज, ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि ये स्पीकर का काम होता है और ये लिसनर का काम होता है। स्पीकर क्या करता है, लाजमी नहीं है कि वर्ड्स के ज़रिए स्पीक करे, लेकिन वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है और उसके साथ जो बंदा बैठा हुआ है वो उस इम्प्लाइंग से जो चीज़ समझता है, जो आइडिया एक्सट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं इन्फरिंग। तो ये जो है ना बेसिक डिफरेंस है इम्प्लाई और इन्फर में। इम्प्लाई का मतलब है कि कोई बंदा क्या समझाना चाह रहा है और इन्फर का मतलब है कि जो उसके साथ बैठा हुआ बंदा है वो क्या समझता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इम्प्लाइज, ठीक है। इसके अंदर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, डायरेक्टली हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं बल्कि देयर इज़ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ इम्प्लाई कैन बी एडेड टू व्हाट इज़ सेड, ठीक है। जो हम इम्प्लाई करना चाह रहे हों वो
हमारे जो है ना हम क्या बोलते हैं उसके अंदर ऐड होता है। क्यों? क्योंकि हम जो इम्प्लाई करना चाहते हैं उसी को देखते हुए हम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट वर्ड्स का यूज़ करें। इन सम केसेस लाइक आयरनी एंड सार्केज़म इम्प्लाई अपोजिट टू व्हाट इज हियर। बाज़ दफ़ा आयरनी और सार्केज़म में ये होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन हम जो है ना से कुछ और करते हैं, या फिर जान के करते हैं कि जिस तरह से किसी का मजाक बनाना हो या फिर आयरनिक इफ़ेक्ट लानी हो अपनी कम्युनिकेशन में, तो हम ये करते हैं कि हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, यानी कि समझाना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन हम जान के जो है ना बोलते कुछ और हैं, तो ये फिर आयरनी होती है। जैसे कि जो है ना किसी का बेटा जो है ना फेल हो जाता है एग्ज़ाम्स में, तो उनकी मदर कहती है कि आई एम प्राउड ऑफ़ योर सन। तो जाहिर सी बात है उसके फेल होने पे उसकी मम्मा सच्ची में प्राउड तो नहीं होंगी, उस चीज़ को लेके प्राउड तो नहीं करेंगी, लेकिन वो जो है ना फिर भी ये सेंटेंस बोलती हैं। तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंस आता है, ताकि वो उस अपने सन का उसने जो कारनामा किया है फेल होने का, उसमें जो है ना एक सार्केज़म या फिर आयरनिक इफ़ेक्ट आ जाए। तो इसमें क्या हो गया कि उसकी मदर ने इम्प्लाई करना ये चाहा है कि मुझे तुम पे कोई फ़ख्र नहीं है, तुमने कोई कारनामा नहीं किया है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, ये इम्प्लाई करना चाहती है, लेकिन वो से ये करती हैं कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो इम्प्लाई और से के अंदर जो डिफरेंस जानबूझ के किया जाता है वो फिर आयरनी और सार्केज़म में आ जाता है, ठीक है। और फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि आई डिडंट मीन दैट में जो है ना कन्वर्सेशन आती है। आई डिडंट मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, जो हम बोलते हैं ना वो इसलिए होता है कि हम लोग इम्प्लाई कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हमारा लिसनर इन्फर कुछ और करता है। तो फिर हमें बाद में उसको बताना पड़ता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कम्युनिकेशन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं अगर इम्प्लाई और इन्फर में डिफरेंस आ जाए। When speakers do not mean what they imply, ठीक है, ये तब होता है जब speakers do not mean what they imply। फिर हो गया कि फिलोसफर पॉल ग्राइस ने फिर ये आर्ग्यू किया था कि what speaker A means to be depends on what A intends B to figure out, ठीक है। इसने ये बात बताई थी कि मतलब थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है लेकिन मीनिंग और कंसेप्ट वही है कि स्पीकर ए जो है वो स्पीकर बी से वही बात बोलेगा जो उसको लगेगा कि स्पीकर बी समझेगा, यानी कि ए बी दो बंदे हैं, ठीक है। ए वही बात बोलेगा जो उसको लगेगा कि बी समझेगा, लेकिन लाजमी नहीं कि हमेशा ये हो। बाज़ दफ़ा होता है कि बी कुछ और समझता है और फिर जो है ना आई डिडंट मीन दैट वाली बात आ जाती है, ठीक है। ही डिस्कवर्ड मैगजिम्स ऑफ कन्वर्जेशन लाइक बी रेलिवेंट बी ब्रीफ, ठीक है। इसने फिर मैगजिम्स ऑफ कन्वर्जेशन लाई थी कि हम हमारे जो है ना इम्प्लाई और इन्फर के अंदर रिलेवेंस होनी चाहिए ताकि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और फिर हमें जो है ना बी ब्रीफ होना चाहिए इम्प्लाई और इन्फर के दौरान। और फिर जो है ना नो इज़ इन्फर्ड एज में भी एक और एग्जांपल इन्फर और इम्प्लाई की आ जाती है कि अगर हम नो कहें ना तो उसको ज़्यादातर लोग मे भी में लेते हैं, ठीक है। अगर वो हमसे कोई रिक्वेस्ट करें, हम कहें नो, तो उनको लगता है कि हमने नो नहीं कहा बल्कि हमने कहा है मे भी, तो फिर जो है ना फिर से पूछने आ जाते हैं या फिर से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हम लोग इम्प्लाई करना चाह रहे थे नो, लेकिन लिसनर ने जो है ना इन्फर किया मे भी, तो फिर से रिक्वेस्ट लेके आ जाता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाइंग एंड इन्फरिंग। और अगला टॉपिक है प्री सपोजिंग जेंडर स्कीमास एंड आइडियोलॉजीज, ठीक है। प्री सपोजिंग का मतलब है मतलब प्रॉपरली बोलने से पहले ही सपोज करना। प्री मतलब पहले और सपोज करना मतलब सपोज करना। तो प्री सपोजिंग मतलब बोलने से पहले या वक्त से पहले सपोज करना। एंड जेंडर स्कीमास एंड आइडियोलॉजीज, जेंडर स्कीमास जो है वो जो है ना एक थ्योरी ऑफ जेंडर है, थ्योरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट है। इसके मुताबिक जो जेंडर जो है वो सोसाइटी के नॉर्म्स से बनता है, ठीक है। जेंडर नेचुरली नहीं होता है बल्कि सोसाइटी हमारे लिए जेंडर बनाती है। तो ये जो है ना एक थ्योरी है। आइडियोलॉजीज मीन्स हमारे बिलीव्स या फिर हमारी थिंकिंग। जेंडर स्कीमास जो है वह कॉग्निटिव थ्योरी है जो कि सैंड्रा बेन ने दी थी 1981 में। और फिर हम लोग बाज़ दफ़ा ये करते हैं ना कि जेंडर स्कीमास को लेकर प्री सपोज करते हैं, यानी कि जेंडर के बारे में कुछ कहा नहीं गया है अब तक, लेकिन पहले ही हम लोग जो है ना समझते हैं कि अच्छा इस चीज़ में जो है ना इस जेंडर की बात की थी। अगर कोई ये भी जो है ना खुली तरह से ना कहे कि वो मेल की बात कर रहा था या फीमेल, तो फिर भी हम सिचुएशन को देख के प्री सपोज करते कि अच्छा इसने बात इस तरह की है तो फिर शायद नहीं बल्कि ये जो है ना मेल के बारे में बात कर रहा है, या फिर हम ये कहते हैं कि ये फीमेल के बारे में बात कर रहा है। इवन उसने जो है ना खुले तौर पे एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है। उसकी एग्जांपल ये दी है कि टीचर जो है वो अपने कलीग से ये बात करता है कि एक स्टूडेंट की बात करता है, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि स्टूडेंट जो है वो लड़का है या लड़की, उसने सिंपली ये कहा कि एक स्टूडेंट की बात की और उसने कहा कि एग्ज़ाम्स में जो है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी क्लास में होती थी। तो फिर उसका जो कलीग है वो ये कहता है कि डिड यू एडवाइस हर टू ट्राई चेकिंग प्रैक्टिस एग्जाम्स, यानी कि यहाँ पे उसका जो फेलो है उसने हर का इस्तेमाल किया, ठीक है।
उसने ये समझा कि वो स्टूडेंट जो है वो एक लड़की है, वो एक फ़ीमेल है। हालांकि इस टीचर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो लड़की है कि लड़का है, उसने सिर्फ स्टूडेंट कहा था। लेकिन लिसनर ने जो है ना प्री सपोज किया कि यहाँ पे ये जो है ना फीमेल या फिर गर्ल की बात कर रही है वो टीचर। तो ये हो गया प्री सपोज। ठीक है, हम जेंडर के बारे में प्री सपोज करते हैं। तो हर वॉज प्री सपोज बट इट वॉज जेंडर स्कीमा। ये फिर जो है ना जेंडर स्कीमा की वजह से हुआ कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह की थिंकिंग होती है कि एग्ज़ाम्स के अंदर टेंशन लेना, एग्ज़ाम्स में स्ट्रेस्ड होना, और फिर जो है ना टेंशन के अंदर एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करना वो लड़कियों की निशानी है। लड़कियां ऐसा करती हैं कि एग्ज़ाम्स में जाके नर्वस हो जाती हैं, टेंशन लेती हैं और पेपर अच्छे से नहीं कर सकती हैं। ये जो है ना सोसाइटी के अंदर इस तरह की थिंकिंग है कि टेंशन लेना लड़कियों का काम है। इसलिए इस सोसाइटी की थिंकिंग वजह से इसने ये इन्फर किया कि यहाँ पे प्री सपोज किया कि यहाँ पे बात एक लड़की की हो रही है। हो सकता है कि बात लड़की की ना हो, लड़के भी तो टेंशन ले सकते हैं एग्ज़ाम्स में, लेकिन एक जनरल सोसाइटी के अंदर जो कंसेप्ट होता है उसकी वजह से उसने प्री सपोज किया। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्री सपोज जो है वो एक गलत बात है। नहीं, ये बाज़ दफ़ा अच्छी बात होती है जो है ना डिस्कर्सिव प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, डिस्कोर्स यानी कि किसी सोसाइटी के अंदर जब लोग बात करते हैं तो उनकी आइडियोलॉजीज मैच करती हैं, तो वहाँ पे जो है ना लोग प्री सपोज करते हैं। तो लाजमी नहीं है कि हमेशा प्री सपोज करना गलत हो, बल्कि ये डिस्कर्सिव प्रैक्टिस के अंदर एसेंशियल भी है। विदाउट दिस कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस वुड नॉट वर्क। ठीक है, ऐसे कम्युनिटीज़ जिनके अंदर आइडियोलॉजीज़ मैच करती हैं, जिनका सोसाइटी और फिर जिनके थिंकिंग मैच करती है, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होगी अगर वो लोग प्री सपोज नहीं करेंगे। तो उनकी आइडियोलॉजी इस तरह से होती हैं सेम कि वो जो है ना प्री सपोज करते हैं और वो सही हो जाता है। तो दैट्स ऑल राइट। ठीक है, वी कैन से दैट प्री सपोजिंग इज समथिंग रॉन्ग और बैड। इसके लिए जो है ना फिर ज़्यादातर अभी ये करने लगे हैं कि ही या फिर शी के जगह जो है ना दे यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, ताकि गलत प्री सपोजिंग ना हो। अगर हम ही या शी कहेंगे तो अगर स्टूडेंट्स हैं तो अगर हम ही कहेंगे तो जो फीमेल्स हैं उनकी बात रह जाएगी, अगर हम शी कहेंगे तो मेल्स हैं उनकी बात रह जाएगी। तो इसलिए जो है ना आजकल ये करते हैं कि जनरल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं जिनमें जेंडर बेस्ड प्रोनाउंस ना हो। जैसे दे कहें तो इनमें जो है ना फीमेल भी आ सकते हैं, मेल भी। तो इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। प्री सपोजिंग मेक्स एक्सप्लिसिट एजम्पशंस। ठीक है, जब कोई बंदा प्री सपोज करता है तो वो एजम्पशन करता है और वो एक्सप्लिसिट एजम्पशन करता है। जिस तरह यहाँ पे किया था कि हर बोल के उसने जो है ना ये बात एक्सप्लिसिट कर दी, ये बात जाहिर कर दी कि उसने जो है ना सब एजम्पशन लगाई है कि वो स्टूडेंट फीमेल होगी। एक और एग्जांपल है कि शी इज़ ब्यूटीफुल बट नॉट एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट। जब कोई बंदा ये कहता है ना कि तो शी इज़ ब्यूटीफुल बट नॉट एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, उसने ये कह दिया। ठीक है, सिंपली उसने ये से किया, बोला। तो सुनने वाला क्या प्री सपोज करता है कि अच्छा ये जो बंदा, ये जिस बंदी की बात हो रही है, जिस लड़की की बात हो रही है, उसकी जो है ना फ़िज़िकल ब्यूटी और फिर उसकी जो है ना मेंटल इंटेलिजेंस को कंपेयर कराया जा रहा है। बट का यूज़ किया है तो मतलब ब्यूटीफुल तो है लेकिन हो सकता है इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर इस तरह जो है ना वो बोलने से पहले ही चीज़ों को प्री सपोज करता है। ठीक है, खुद से ही जो है ना उस बात को समझने की या उसके बारे में इन्फरेंसेस लगाने की कोशिश करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है प्री सपोजिंग की। असाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, असाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद है कि जब हम बोलते हैं या फिर जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर भी जो है ना हमारी लैंग्वेज इस तरह से होती है कि बाज़ दफ़ा हम लोग जो है ना कुछ सिचुएशंस को मेल को असाइन करते हैं, मेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें हम लोग फ़ीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। ये भी जो है ना लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो फिर सपोज़ कोई सिचुएशन है जहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज इस बात के लिए हमें क्यों देता है, मतलब काइंड ऑफ इशारा देता है कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फिर फीमेल की बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल है कि ली स्लैप्ड किम। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हमने कहा कि ली जो है वो एजेंट है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल है इस एक्शन का, और किम जो है वो पेशेंट है। ठीक है, ये एक्शन कर रहा है और ये एक्शन इस पे हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम एजेंट कहेंगे, इस पर इसको जो है हम पेशेंट या फिर पैसिव रिसिपेंट जिसको कहा जाता है। तो किम को हमने पेशेंट के तौर पे ले लिया। ये जो है ना हमने लैंग्वेज, यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ हुई उसके ज़रिए हो गया कि ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो मतलब ये जो है ना एजेंट होगा, इसने किया होगा, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो इस पे काम हुआ होगा। सब्जेक्ट्स आर ऑफन एजेंट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स को हम लोग ज़्यादातर एजेंट्स के तौर पे ले लेते हैं, ये लैंग्वेज की वजह से होता है। लेकिन लाजमी नहीं कि हमेशा जो सब्जेक्ट की जगह पे यानी कि जो सेंटेंस के शुरू में आए वहीं डूअर ऑफ एक्शन हो या फिर वहीं एजेंट हो। पैसिव वॉइसेस में ऐसा होता है कि किम वॉज स्लेप्ड बाय ली। ठीक है, यहाँ पे जो है ना किम तो वो नहीं है जिसने काम किया है, जिसने स्लैप किया है या फिर जो एजेंट हो, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। तो लाजमी नहीं है कि शुरू में आने वाला हमेशा एजेंट हो, लेकिन
जब हम लैंग्वेज इस तरह से यूज़ करते हैं तो फिर हम ये बात समझते हैं कि अच्छा जो शुरू में जो नाउन आया है वो जो है ना एजेंट होगा, वो डूअर ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। और फिर कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनमें चीज़ जो है ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काइंड ऑफ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है, जैसे कि किम सॉल्ड ली अ शर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है ना किम एजेंट है, ये काम करने वाला है, सॉल्ड तो वो काम हो गया जो किम ने किया है, ली जो है ना इसको शर्ट मिली है तो ये रिसिप्ट ऑफ द शर्ट है, और फिर शर्ट जो है वो थीम है, ठीक है। इसने क्या इसको दिया था, इस बात का थीम है अ शर्ट, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जो है ना शुरू वाला एजेंट है तो फिर आखिर वाला पेशेंट हो। यहाँ पे शर्ट तो पेशेंट नहीं है क्योंकि शर्ट तो थीम है। तो जो है ना हम लैंग्वेज को देख के ये चीज़ असाइन करते हैं कि कौन सा डूअर ऑफ एक्शन है, कौन सा जो है ना पेशेंट है, और थीम क्या है, ये हम जो है ना लैंग्वेज को देख के ये सारी चीज़ें असाइन करते हैं। और फिर कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर म्यूचुअलिटी होती है, मतलब सेल करना या स्लैप करना तो एक ही बंदा करता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही बंदे जो है ना वो दोनों में म्यूचुअलिटी आ जाती है कि दोनों मिलके करते हैं। जैसे कि किम मैरिड ली, तो यहाँ पे जो है ना किम मैरिड ली में हम ये नहीं कह सकते कि बस पूरी तरह से किम ने ही जो है ना उससे इसको मैरी किया है, लेकिन हमारी लैंग्वेज इस तरह से होती है कि हम जनरली ये समझते हैं कि मेल को जो है ना एक्टिव डूअर समझते हैं, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में मेल को ज़्यादा एक्टिव डूअर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज और फिर हमारे सोसाइटी के अंदर जेंडर ही इस तरह से बना है कि जो ज़्यादा डोमिनेंट काम है उनको हम मेल से एसोसिएट करते हैं। तो फिर इसलिए जो है ना ये सोसाइटी में हमारा जो जेंडर का कंसेप्ट बना है उसकी वजह से हमने ये किया कि मेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया इस काम के लिए, ठीक है, मैरिज के लिए। तो ये जो है ना हमारी लैंग्वेज और जेंडर को रोल असाइन करने में ये कनेक्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद हरेसमेंट इश्यूज़ में ज़्यादातर ये होता है कि सपोज़ कोई इस तरह की इशू आ गई, फिर जो है ना हेडलाइन आ गया कि मैरीज डेडली साइलेंस, ठीक है, यानी कि जिस पे हरेसमेंट हुई थी उसकी जो है ना डेडली साइलेंस थी। तो यहाँ पे ये जो डेडली का वर्ड है ना, डेडली ये जो यूज़ किया है वर्ड, ये करता है कि डेडली मेक्स मैरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट। इससे जो है ना सुनने वाले को इस तरह का आइडिया होता है कि अच्छा ये बिल्कुल पूरी तरह से खामोश थी तो हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, उस गलती के लिए ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये जो है ना हमारी लैंग्वेज इतना इफ़ेक्ट और इतना मैटर करती है कि हम लोग किसी एक्शन को जो है ना किसी मेल या फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं लैंग्वेज को देखते हुए। तो यहाँ पे डेडली की वजह से लिसनर को ये आइडिया मिला कि मेरी जो है ना उसकी ही गलती है। तो इसी तरह एजेंटलेस पैसिव्स में भी ज़्यादातर इस तरह होता है कि जिसमें कोई एजेंट ना हो उसमें भी जो है ना इस तरह की चीज़ें और इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन एक जो है ना एग्जांपल है कि यूएस में ये होता है कि ब्लैक मैन जो होते हैं उनको ज़्यादा ईजिली ब्लेम किया जाता है वाइट मैन के मामले में। तो लाजमी नहीं है कि हमेशा मेल और फीमेल की ही बात हो, यहाँ पे ब्लैक और वाइट की भी बात है, लेकिन हम जेंडर को स्टडी कर रहे हैं, लैंग्वेज एंड जेंडर, तो फिर हम इन एग्जांपल्स में ज़्यादा फोकस करेंगे जिनमें जो है ना मेल और फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है लैंग्वेज को देखते हुए। फिर जो है ना मेकिंग मेटाफर्स, यानी कि मेटाफर्स बनाना। जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या फिर जब हम किसी स्पेसिफिक सेक्स की बात करते हैं, मेल या फीमेल जेंडर की बात करते हैं, तो ये होता है कि हम वहाँ पे जो है ना बहुत सारे मेटाफर्स बनाते हैं, ठीक है। हेलन हेस ने कहा था कि हम लोग लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना सेक्सुअल मेटाफर्स यूज़ करते हैं जो कि मेल डोमिनेंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मेल डोमिनेंस को सपोर्ट करते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द जेंडर डेवलपमेंट, जेंडर कंस्ट्रक्शन जो हमारी सोसाइटी में हुई है। लिंग्विस्टिक मेटाफर्स, मतलब लिंग्विस्टिक मेटाफर्स का क्या मतलब होगा? लिंग्विस्टिक मेटाफर्स का मतलब है कि दे आर यूज टू इन लैंग्वेज फ्रॉम वन फील्ड टू टॉक अबाउट डिफरेंट फील्ड, ठीक है, एक फील्ड की लैंग्वेज को लेते हैं ताकि वो किसी और फील्ड के बारे में बात कर सकें, तो इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक मेटाफर। जैसे कि स्पोर्ट्स ऑफ बेसबॉल जो है, बेसबॉल का जो खेल है उसको जो है ना रिलेशंस के बारे में बात करने के लिए मेटाफर लिया जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने के लिए इस स्पोर्ट को एज अ मेटाफर लेते हैं। जैसे कि डिड यू स्कोर विद हर, और इससे के बहुत सारे सेंटेंसेस जो कि इस मेटाफर में आती हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो मतलब ये है कि जो बेसबॉल का सब स्पोर्ट है वो जो है ना रिलेशनशिप्स के लिए एक मेटाफर है। इसी तरह से टेम्परेचर को भी मेटाफर के तौर पे यूज़ किया जाता है, टॉक अबाउट इमोशनल एक्सप्रेसिविटी, ठीक है, यानी कि कोई कितना इमोशनल है इस बात को बताने के लिए हम लोग टेम्परेचर के मेटाफर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि शी इज़ वेरी कोल्ड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे शी इज़ वेरी कोल्ड पर्सन, तो यहाँ पे कोल्ड जो है वो टेम्परेचर को शो करता है, लेकिन हम यहाँ पे असल में बात कर रहे होते हैं अबाउट इमोशंस, अबाउट इमोशनल एक्सप्रेसिविटी, तो ये जो है ना मेटाफर है। इसी तरह हर वार्मथ में
मेक्स मी फील हैप्पी। यहाँ पे वार्मथ जो है वो भी बात तो टेम्परेचर की हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है फॉर इमोशनल एक्सप्रेसिविटी। तो इस तरह के बहुत सारे मेटाफर्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इन आर कम्युनिकेशन, ठीक है। सोशल पैटर्न्स फ्रॉम जनरेशंस, और ये जो है ना टेम्परेचर वाला मेटाफर जो है ना वो जनरेशन से ही चलता रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम पहले से इस तरह के मेटाफर्स यूज़ होते आ रहे हैं, ये कोल्ड वार्म और इस तरह के। ये जो है ना हमारा एक सोशल पैटर्न बन गया है कि हमारी सोसाइटी में जो है ना ये एक एक्सप्लिसिट काइंड ऑफ मेटाफर बन गया है कि आम जो बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टेम्परेचर के मेटाफर को इमोशंस के बारे में बात करने के लिए। और फिर जब हम मेटाफर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मेटाफर का सोर्स क्या होता है, सेक्स या फिर जेंडर, ठीक है। इसको हम एज अ सोर्स यूज़ करते हैं ताकि मेटाफर्स बना सके, मेटाफर्स बोल सके। जैसे कि मदर अर्थ, ठीक है, मदर अर्थ या मदर नेचर कहा जाता है। ये जो है ना एक मेटाफर है जो कि हमने जो है ना फीमेल का जो जेंडर है वहाँ से लिया है। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल के अंदर ये होता है कि दे हैव केयर फॉर देयर चिल्ड्रन और फिर पनिशमेंट फॉर डिसओबीडिएंट चिल्ड्रन, ठीक है। केयर भी होता है और पनिशमेंट दोनों होती है मदर के नेचर में। तो इसी तरह जो है ना जो मदर है, यानी कि जो मदर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने जो है ना अर्थ के लिए मेटाफर के तौर पे यूज़ किया है मदर को। तो इसका मतलब है कि हम लोग सेक्स या जेंडर को मेटाफर को लेने के लिए एज अ सोर्स लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सोर्स होता है। हेलन हेस ने ये बात बताई थी कि ये जो मेटाफर है वो इन दोनों वजूहात की वजह से होता है कि केयर फॉर चिल्ड्रन और पनिशमेंट फॉर डिसओबीडिएंट चिल्ड्रन। इसी तरह किटे ने ये 1988 में बताया था कि वुमेन एंड देयर एक्टिविटीज़ आर मेजर सोर्स ऑफ मेटाफर्स, यानी कि वुमेन्स और उनकी जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको देखते हुए वहाँ से जो है ना हम आइडिया लेके बहुत सारे मेटाफर्स बना सकते हैं या फिर बनाते हैं। जैसे कि मदरहुड का मतलब है तरबियत करना। तो किसी घर पे सिर्फ माँ ही तो नहीं तरबियत करती है ना, उनके फादर का भी रोल होता है, लेकिन मदर की एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की हमारी सोसाइटी में है कि नरिश करना, पालना, देखभाल करना, ख्याल रखना। तो इस वजह से जो है ना हम ये मेटाफर पूरी मतलब तरबियत के लिए यूज़ करते हैं, हालांकि उसमें फ़ादर का भी रोल होता है। सो दिस इज़ अ मेटाफर। और इसी तरह से सेक्स या जेंडर जो है वो टॉपिक ऑफ मेटाफर भी होता है, टॉपिक भी होता है। जैसे कि हॉट जो है ना वो ज़्यादातर रिलेशंस को शो करने के लिए हॉट का मेटाफर यूज़ किया जाता है कि ज़्यादा हॉट रिलेशन है तो मतलब काइंड ऑफ ज़्यादा है, ठीक है, उसमें इंटेंसिटी वगैरह ज़्यादा है। इस तरह से जो मेटाफर का टॉपिक भी हो सकता है जेंडर या सेक्स, और इसी तरह से मेटाफर का सोर्स भी हो सकता है जेंडर और सेक्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेकिंग मेटाफर्स, और चैप्टर 6 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट आर ऑल कवर्ड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।